चार दोस्त प्रियांशु, राहुल, अरुण और विशाल मनाली की यादों में खोए हुए चंडीगढ़ की ओर लौट रहे थे। हंसी मजाक, गाने और पहाड़ी हवा का आनंद लेते हुए जब रात गहराने लगी, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। समय रात के 12 बजे के करीब था। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था और ठंडे पहाड़ी झोंकों के साथ सन्नाटा हाईवे पर तैर रहा था। प्रियांशु शांत मन से गाड़ी चला रहा था, जबकि बाकी तीन पीछे बैठकर हल्की बातें कर रहे थे। कुछ ही देर में आगे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी। मिट्टी, पत्थर और धूल में लिपटा हुआ रास्ता साफ गवाही दे रहा था कि यहाँ भारी भूस्खलन हुआ है। मुख्य राजमार्ग पूरी तरह बंद हो चुका था। गाड़ी रुकते ही चारों ने रास्ते का दूसरा विकल्प ढूंढना शुरू किया। राहुल ने मोबाइल में नक्शा खोला तो एक वैकल्पिक मार्ग झिलमिलाया, जो कुल्लू के एक पुराने और अनगढ़ गांव से होकर गुजरता था। सड़क से थोड़ा पहले एक बूढ़ा चाय वाला दुकान समेट रहा था। अरुण ने खिड़की नीचे की और विनम्रता से पूछा, चाचा जी, क्या यह रास्ता चंडीगढ़ की तरफ जाता है? बूढ़े की झुर्रियों में थकान कम और चिंता अधिक थी। उसने आवाज को भारी करते हुए कहा, जाता तो है, परंतु रात को इस राह पर भूलकर भी मत जाना। इस जंगल और गांव के बीच ऐसी विचित्र बातें होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं, कोई समझ नहीं। यहाँ रात के समय कुछ अनोखी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। दोस्तों ने टालने की मुद्रा में एक दूसरे को देखा, परंतु कोई और रास्ता न होने के कारण उन्होंने उसी राह पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। गांव के भीतर, गांव की सीमा शुरू होते ही गाड़ी की गति धीमी हो गई। दीपक जैसी स्थिर रोशनी पीछे छूट चुकी थी और आगे बस पेड़ों की फुसफुसाहट और धुंध का गाढ़ा घेरा रह गया था। मोबाइल में संकेत अब आने जाने लगे थे, कभी नेटवर्क मिलता, कभी गायब हो जाता। विशाल बोला, यहाँ एक प्रकार भारीपन सा महसूस हो रहा है। राहुल ने स्वर बदलते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। पेड़ों की शाखाएं हवा में हड्डियों जैसी आवाज निकाल रही थीं, तभी कहीं दूर से टिक 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 की हल्की ध्वनि आने लगी, जैसे कोई किसी तेज चीज से पत्थर पर आघात कर रहा हो। रात्रि का पहला संकेत। गाड़ी सर्पाकार राह पर चल रही थी कि अचानक एक विशाल पत्थर लुढ़कते हुए सीधे गाड़ी के सामने आ गया। प्रियांशु ने तुरंत ब्रेक लगाई। चीख! चारों का शरीर झटके से आगे को धंसा। अरुण डरते हुए बोला, यह पत्थर स्वयं तो नहीं लुढ़क सकता। तभी जंगल के बीच खड़े एक काले साये की हल्की आकृति उभरने लगी और उसकी रक्तवर्णी लाल आंखें गाड़ी की रोशनी में चमकने लगी। राहुल ने सांस रोककर कहा, अंधेरे के भीतर से मुझे लाल आंखों का प्रकाश दिखाई दे रहा है। पलक झपकते ही वह आकृति गायब हो गई, मानो हवा में घुल गई हो। पुराने मंदिर का पड़ा। थोड़ा आगे चलने पर एक खंडित और प्राचीन गांव का मंदिर मिला, जहां घंटियां जंग खा चुकी थीं और एक धूपदान अगरबत्ती रखने का स्थान अभी भी रखा था। मनोबल जुटाते हुए प्रियांशु नीचे उतरा। अरुण ने पुकारा, मत जाओ, यह कोई साधारण स्थान नहीं। परंतु प्रियांशु ने बात काटते हुए हाथ जोड़ लिए। हम यहाँ से सुरक्षित निकलने की प्रार्थना करेंगे, यही हमारा कवच होगा। उसने धूप जलाई और आंखें बंद करते हुए शांत स्वर में कहा, हे अज्ञात शक्ति, यदि तू अस्तित्व में है तो हमारी राह छोड़ दे, हमें जाने दे। हवा ने उत्तर दिया। धूप तुरंत बुझ गई। फुस! तभी विशाल ने चिल्लाकर कहा, वह हमारे पीछे आ चुका है। गाड़ी में घुसते ही अरुण बार बार द्वार दरवाजा बंद करने का प्रयास करने लगा, परंतु तंत्र गाड़ी का लॉक सिस्टम कुछ विचित्र व्यवहार कर रहा था।
बार बार अटक रहा था। आखिर एक कठोर क्लिक की ध्वनि हुई और द्वार बंद हो गए। वीरान पुल का अंत। घनी धुंध के बीच गाड़ी आगे बढ़ी। तभी एक पुराना नदी पुल सामने आया। लकड़ी और लोहा दोनों समय की मार से चरमरा रहे थे और नीचे नदी का शोर गर्जन जैसा दहाड़ता सुनाई दे रहा था। प्रियांशु ने पूरी हिम्मत से पुल पार किया। तभी अचानक पीछे से एक चीख भरी गुर्राहट आई। खर, और उसी क्षण धुंध एक झटके में कट गई। काला साया अब दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी पुल पार कर चुकी थी और रोशनी भरी बस्ती कुछ दूरी पर दिखाई देने लगी। चारों ने राहत की सांस ली। अरुण हांफते हुए बोला, तुम्हारा नीचे उतरना मूर्खता भी थी और साहस भी। यदि तुम न उतरते तो शायद हम। राहुल ने गहरी सांस छोड़ी। हम 4 गए थे, 4 वापस आए हैं, यही हमारी विजय है। प्रियांशु मुस्कुराया, परंतु उसका चेहरा कुछ अधूरा सा प्रश्न पूछ रहा था। जैसे ही गाड़ी अगले कस्बे में प्रवेश करने लगी, एक सड़क का सीधा और समतल हिस्सा आ गया। मोबाइल पर फिर नेटवर्क दिखने लगा। राहुल ने राहत के साथ मजाक का स्वर लौटाते हुए कहा, लो भाई, तंत्र सिस्टम सही हो गया, अब सब सामान्य है। विशाल हंसते हुए बोला, चलो कहीं सुरक्षित ढाबे पर रुककर चाय पीते हैं। गाड़ी कुछ दूर चली ही थी कि शेरे पंजाब ढाबा लिखा हुआ ढाबा दिखाई दिया। चारों गाड़ी से उतरे, बैठकर चाय का आदेश दिया। सभी बातें करने लगे, परंतु प्रियांशु पूर्णतः मौन था। अरुण ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, इतना शांत क्यों हो? प्रियांशु ने कप उठाते हुए कहा, सोच रहा हूं चांद बादलों के पीछे क्यों छिप गया था। उसका स्वर बिल्कुल अलग था, गहरा, भारी, सर्द। तीनों ने चौंककर उसकी ओर देखा। तभी ढाबा चलाने वाला युवक कप रखते हुए बोला, भाई साहब, आज रात तो आसमान बिल्कुल साफ है, बादल कहीं हैं ही नहीं और चांद तो शुरू से सामने चमक रहा है। तीनों का शरीर ठंडा पड़ गया। यदि बादल नहीं थे तो धूप किस हवा ने बुझाई? पुल किस धुंध में डूबा था? और वह लाल आंखों का प्रकाश किसका था? अरुण का कप हाथ में कांपने लगा। तो फिर अभी हमने किस चीज से पीछा छुड़ाया? ढाबे के किनारे लगे कांच पर अचानक धुंधसी परत जमी और उस पर उंगली के निशान उभर आए, मानो किसी ने लिखा हो, तुम अब भी एक जीवित कहानी के भीतर हो। और उसी पल बिजली झिलमिलाई। पूरा ढाबा एक क्षण के लिए अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी, प्रियांशु वहां नहीं बैठा था। गाड़ी की चाबी, उसकी खाली चाय और सीट पर रखा उसका फोन, सब वहीं पड़े थे। चाय वाले ढाबे पर हुए उस विचित्र हादसे को 3 दिन बीत चुके थे। राहुल, अरुण और विशाल अभी भी सदमे में थे। चंडीगढ़ लौटने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, परंतु पुलिस ने इसे पहाड़ी इलाकों में होने वाला भ्रम और थकान का मानसिक प्रभाव कहकर बात समाप्त कर दी। लेकिन वे तीनों जानते थे, यह कोई भ्रम नहीं था। लापता दोस्त की तलाश। तीनों ने तय किया कि वे वापस कुल्लू जाएंगे और उस रास्ते का सच खोजेंगे जिसने उनके मित्र को निगल लिया था। इस बार वे अकेले नहीं गए। उन्होंने अपने साथ पहाड़ी इलाकों को जानने वाले एक अनुभवी मार्गदर्शक राकेश भट्ट को भी लिया। वे सीधे कुल्लू राजमार्ग पर स्थित इस जगह पहुंचे, जो अपनी स्थानीय कहानियों, पुराने यात्रियों और चाय के लिए प्रसिद्ध था। यही वह कैफे था जहां अक्सर देर रात ट्रक चालक, चरवाहे और पुराने निवासी बैठकर गांव की अनोखी कहानियां साझा करते थे। राकेश ने एक कप चाय पीते हुए पूछा,
अब कहानी ठीक से बताओ, एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। तीनों ने उस रात की पूरी घटना शब्द शब्द कह दी। पत्थर का लुढ़कना, मंदिर का बुझना, साया, लाल आंखें, पुल, नेटवर्क का गायब होना, एक पुरानी कहानी का खुलासा। कैफे में बैठे एक वृद्ध ट्रक चालक ने यह सुनकर कप नीचे रखा और बोला, उस गांव का नाम मत लेना, वहां की कहानी 40 वर्ष से दबी है। राहुल ने तुरंत पूछा, कौन सी कहानी? वृद्ध ने धीमी परंतु कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। आज से 4 दशक पहले 5 मित्र ठीक तुम्हारी तरह मनाली से लौट रहे थे। तूफानी रात थी। वे भी भूस्खलन के कारण मुख्य रास्ता छोड़कर उसी पुराने गांव की ओर गए थे। मंदिर के पास एक तांत्रिक रहता था, जिसे गांव वाले रक्त साधक कहते थे। वो लोग उसकी साधना रोकने की गलती कर बैठे। क्रोधित होकर उसने एक अनोखी चेतावनी दी, जो यहां से रात को 4 साथ लौटेगा, उनमें से एक साया बन जाएगा और अंत में चौथा हमेशा खो जाएगा। अरुण सिहर उठा, तो फिर इस बार हम 3 हैं, चौथा तो साथ है ही नहीं। वृद्ध ने सिर उठाया, उसकी आंखें नमी से चमक रही थी। तुम्हारी गिनती पूरी नहीं है बेटे, साया भी साथ चलता है, वो चौथा वही होता है। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। गांव की ओर वापसी। वे दिन ढलने से पहले उस पुराने गांव की ओर निकल गए। गाड़ी वही अरुण चला रहा था। गांव के पास पहुंचते पहुंचते फिर से नेटवर्क गायब होने लगा। विशाल, पहले भी यहीं से दिक्कत शुरू हुई थी ना? राहुल, हाँ, और अभी भी वही कंपन महसूस हो रहा है। तभी जीपीएस पर गांव की दिशा दिखाने वाला संकेत घूमने लगा। मानो वह रास्ता नहीं, किसी चक्रव्यूह का द्वार हो। राकेश ने कहा, गाड़ी मत रोकना, सीधा बढ़ते रहना। सड़क पर लिखा संदेश। वे जैसे ही मंदिर वाले मोड़ के करीब पहुंचे, सड़क पर चूने से लिखा हुआ बड़ा संदेश उभर आया, पीछे देखकर मत चलना। अरुण ने घबराकर पूछा, अब क्या करें? राकेश ने आदेश दिया, सीधे आगे, न दृष्टि पीछे न विचार पीछे। गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी, परंतु तभी घड़ी में रात के 1:16 बजे का समय हुआ। गाड़ी अपने आप बंद। इंजन से एक कठोर खांसती आवाज आई, खर खर, और गाड़ी ऑफ हो गई। कोई ब्रेक, कोई हलचल, कुछ भी नहीं था। इंजन जैसे सांस छोड़ चुका था। दूसरी घटना, आवाजों का मेला। गाड़ी बंद होते ही जंगल से आवाज आने लगी, कभी हंसी, कभी बातचीत, कभी पुकार, प्रियांशु रुको, हम यहीं हैं, आगे मत जाना, हमें ले चलो। राहुल चिल्लाया, ये आवाज प्रियांशु की है, हमारे दोस्त की। विशाल ने सुना, आवाज बिल्कुल वही थी, परंतु राकेश ने तुरंत कहा, ये तुम्हें लुभाने वाली गूंज है, आत्माओं की नकल। जिनकी आवाज खो जाती है, उनका स्वर यही जंगल उधार लेता है। राकेश का सामना। राकेश ने अपनी लाल रुद्राक्ष माला पकड़कर गाड़ी के बोनट पर रखा और मंत्र बोलने लगा। अचानक हवा तेज हुई, धुंध आ गई और वही काला साया दूर खड़ा दिखा, लाल आंखों वाला। विशाल के कान सुन्न हो गए। अरुण की सांस रुक सी गई। राहुल लड़खड़ाते हुए बोला, ये वही है, हमारे पहले भाग की कहानी का शिकारी। राकेश ने उंगली उठाकर साये की ओर इशारा किया और कहा, तू कहानी खा सकता है, पर विश्वास नहीं। हम अपने मित्र को वापस लेकर जाएंगे।
साया स्थिर खड़ा रहा। फिर एक गूंजदार दहाड़ चली। ले जाओ उसे, अगर गिनती पूरी कर सको तो सबसे बड़ा मोड़। साया गायब होते ही गाड़ी के पीछे की सीट से अचानक फोन की घंटी बज उठी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। किसका फोन है? अरुण ने हाथ बढ़ाया। यह वही फोन था जो प्रियांशु की सीट पर छोड़ा गया था। स्क्रीन पर लिखा था अनजान कॉलर। राहुल ने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी ओर से एक धीमी, ठंडी, परिचित आवाज आई। तुम्हें चौथा पूरा करना होगा। मैं साया नहीं, चौथा हूं। मुझे खोज लो। तीनों की नसों में सर्दी उतर गई। यह आवाज प्रियांशु की थी, परंतु हल्की गूंजसी, जैसे किसी घाटी में खड़ा होकर बोल रहा हो। विशाल ने कांपते स्वर में कहा, तो चौथा छूट गया नहीं, चौथा कहीं अंदर फंसा है। अरुण ने पूछा, पर मिलेगा कहाँ? तभी फोन की स्क्रीन पर अपने आप एक नया नक्शा खुला, बिना छुए, जिसमें एक जगह लाल गोल घेरे में चमकने लगी। राकेश बोला, अगला द्वार यही है। कहानी अब वहां खत्म नहीं, वहीं से शुरू होगी। भैरव घाटी का द्वार। कुल्लू शहर की चमचमाती रोशनी पीछे छूट चुकी थी और सामने केवल घुमावदार पहाड़ी सड़क बची थी। गाड़ी के भीतर अब कोई हंसी नहीं थी, सिर्फ बेचैनी थी, सवाल थे और एक दोस्त को वापस पाने की जिद। घाटी में प्रवेश। फोन के नक्शे पर दिख रहे लाल घेरे ने उन्हें एक सुनसान इलाके तक पहुंचा दिया, जहां पुराने देवदार के पेड़ दिन में भी धूप को धरती तक नहीं आने देते थे। गाड़ी रोकते ही उन्हें एक अजीब सी कांपती ठंड महसूस हुई, ऐसी ठंड जो हवा से नहीं, किसी उपस्थिति से आती थी। राकेश भट्ट, जो उनके साथ इस बार मार्गदर्शक की भूमिका में था, गाड़ी से उतरा और अपने झोले से एक पुरानी तांबे की चाबी निकाली। अरुण ने पूछा, यह चाबी क्यों लाई है? राकेश बोला, यह कुंजी उन्हीं द्वारों को खोलती है जो दिखते नहीं पर बुलाते हैं। घाटी का रहस्यमय द्वार। वे सभी पगडंडी पर आगे बढ़े और तभी पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा हुआ पत्थर द्वार दिखाई दिया, जिस पर भैरव का त्रिशूल खुदा था और नीचे मानवहड्डियों जैसे आकार उकेरे गए थे। विशाल बोला, ये नक्काशी इतनी डरावनी क्यों है? राहुल ने उसे छूने की गलती की और उसी पल चारों के कानों में एक साथ वही ध्वनि चली, टिक टिक टिक, जैसे कोई उनकी धड़कन से ताल मिला रहा हो। अतीत का दृश्य। अचानक उनकी आंखों के सामने एक पुराना दृश्य चलने लगा, जैसे कोई स्मृति भीतर घुल रही हो। 5 युवक रात में गाड़ी लिए गांव में प्रवेश कर रहे हैं। वही भूस्खलन, वही चाचा की चाय की दुकान और मंदिर के पास एक व्यक्ति जिसकी काली चादर खून जैसी लाल किनारी से सिली थी, और वही कह रहा था, गिनती अधूरी न रहने देना। प्रियांशु की पुकार। तभी द्वार के भीतर से एक हल्की परंतु बहुत परिचित आवाज उभरी, राहुल, मैं यहां हूं। तीनों दौड़ पड़े, पर राकेश ने हाथ फैलाकर उन्हें रोक दिया। रुको, यह आवाज भीतर का आमंत्रण है। हर बुलाहट मदद की नहीं होती। परंतु तभी सड़क पर रखा प्रियांशु का फोन फिर से कांप गया। स्क्रीन पर केवल एक वाक्य लिखकर चमक रहा था, गिनती पूरी कर लो। भीतर का सफर। राकेश ने भैरव कुंजी को द्वार में घुमाया। एक चरमराती, पुरानी, भारी आवाज चली। घर क्लिक। द्वार खुल गया। अंदर कोई उजाला नहीं था, बस एक ऐसा अंधेरा था जो रोशनी को भी निगल सके। अजीब गा। अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी।
पेड़ काले थे, आसमान धूसर और जमीन पर ठंडी राखसी परत। दूर एक गांव दिख रहा था, जहां घर तो थे पर दरवाजे नहीं, जहां खिड़कियां तो थीं पर परछाइयां नहीं, जहां रास्ते तो थे पर पैरों के निशान नहीं। राह पर मिलती चेतावनी। चलते चलते उन्हें एक पत्थर पर खुदा हुआ संदेश मिला। 5 साथ आए थे, चौथा यहां रुक गया, 5वां तुम्हारा हिस्सा है। विशाल पढ़ते ही बोला, 5वां? हम तो सिर्फ 4 हैं। तभी पीछे से एक पत्ती हवा में अंचले पैरों जैसा शोर करती हुई चली और झाड़ियों से फिर वही लाल आंखों वाला साया प्रकट हुआ। धीरे धीरे चलता, पर जमीन पर न निशान न स्पर्श। साया बोला नहीं, पर उसकी आंखें प्रश्न पूछ रही थीं। गिनती कहाँ है? साया और सच। राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, तुम 3 और मैं 1, पर चौथा हमारे विश्वास से बनेगा। राहुल, विश्वास से इंसान वापस नहीं आते। राकेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, परंतु जो इंसान से पहले दोस्त हो वो दोस्ती से वापस आता है। सच्चा मोड़। तीनों मित्रों ने हाथ जोड़े नहीं, कप रखे नहीं, मंत्र बोले नहीं। उन्होंने बस एक साथ कहा, हम 4 हैं और 4 ही रहेंगे। प्रियांशु हमारा चौथा है और हम उसे लेने आए हैं। जैसे ही उन्होंने यह वाक्य बोला, द्वार के आसपास की राख उड़ने लगी, पेड़ों की शाखाएं झुकने लगी, हवा भारी हो गई और साया थरथराकर पहली बार हिला। पहली बार उसकी आकृति साफ हुई और वह कोई और नहीं, स्वयं प्रियांशु था। चौथा खोया हुआ नहीं था। चौथा कहानी के अंदर विभाजित हो चुका था। प्रियांशु की आंखों में अब लाल प्रकाश नहीं था, परंतु उनके हाथों के स्पर्श से तुरंत फिर गायब भी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम मुझे ले जाना चाहते हो, परंतु क्या तुम उस सन्नाटे को भी साथ ले जाओगे जो मेरे बाद आता है? राहुल ने कहा, हाँ, बशर्ते तुम भी हमारे साथ चलो। प्रियांशु हल्का हंसा और बोला, मैं तो चल दूंगा, परंतु जो आया था उसकी भूख का क्या? तभी गांव के बीच बड़ी बड़ी घंटियां एक साथ बजने लगी, बिना इंसानी हाथ के। टंग टंग टंग। और सामने गांव की मिट्टी से एक और आकृति उठी, उससे भी बड़ी, उससे भी गहरी, उससे भी खतरनाक। राकेश चौंका। यह द्वार एक आत्मा के लिए नहीं खुलता, यह संतुलन चाहता है। फोन फिर से चमका। 2 को वापस ले जाओगे तो 1 को देना होगा। राहुल, अरुण और विशाल ने एक दूसरे की तरफ देखा और विकास, जो अब तक चुप था, बोला, तो फिर मैं 5वां हूं। उसने शांत स्वर में कहा, मेरे दोस्त को ले जाओ, मुझे रोक लो। राहुल चिल्लाया, विकास मत। परंतु उसने आगे बढ़कर द्वार की सीमा को छू लिया और पल भर में राख में मिल गया। लेकिन उसी क्षण प्रियांशु की आकृति पूरी तरह स्थिर हो गई। वह अब वास्तविक दुनिया का हिस्सा था, भती धुंध से मुक्त। द्वार से बाहर। द्वार एक धुंधले क्लिक के साथ बंद हो गया। वे 3 बाहर आ गए और प्रियांशु भी साथ था, पर गिनती सच में 5 थी। अब भी 5 है, क्योंकि चौथा तो लौटा, पर 5वां वहीं रह गया, उनका विश्वास बनकर। चंडीगढ़ लौटकर उन्होंने भैरव कुंजी को नदी में विसर्जित कर दिया। रातें वही हैं, दोस्त 4 हैं, और 5वां वो अब भी सफर में सांस ले रहा है।